लोग कहते हैं कि किसी भी अच्छी कंपनी का शेयर खरीद लो और वो आपको प्रॉफिट ही देगा। पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि चाहे आप बेस्ट कंपनी का भी शेयर ले लो, वो भी आपको लॉस दे सकता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है? उसके लिए आपने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को समझना पड़ेगा। देखो, इस सीरीज में हमारी दूसरी वीडियो है। इन केस अगर आपने पहली वीडियो मिस कर दी है, तो आप आई बटन पे जाके उसको देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं, उसका कंपैरिजन करने वाले हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपके पास सारे आंसर होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल फोरकास्टिंग, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करके हम फोरकास्ट कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली वही तो हमने करना है ना, तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर हमने प्रेडिक्ट किया कि प्राइस ऊपर जा सकते हैं और हमने एंट्री बना ली और प्राइस ऊपर गए, तभी तो हमारा प्रॉफिट बनेगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल फोरकास्टिंग को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, while technical analysis concentrates on the study of market action, fundamental analysis focuses on the economic forces of supply and demand that causes prices to move higher, lower और stays the same। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो सिर्फ फोकस करता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, यानी कि प्राइसेस कैसे मूव कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, उस पर फोकस करता है। ठीक है, तो मार्केट एक्शन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस। बट जब आप फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हो तो वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, इकोनॉमिक फोर्सेस पे और अल्टीमेटली सप्लाई और डिमांड पे डिपेंडेंट होता है, जिसके कारण प्राइसेस ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं या फिर सेम रहते हैं किसी भी स्टॉक के, शेयर के, या बेसिकली किसी भी फ्यूचर इंडेक्स, या आप बोल सकते हो फ्यूचर और ऑप्शंस के जनरली। ठीक है, नाउ द फंडामेंटल अप्रोच एग्जामिन्स ऑल द रिलेवेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ अ मार्केट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट मार्केट। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होगा, हम सारे फैक्टर्स को लेके चल रहे हैं और फिर निकाल रहे हैं कि किसी चीज की या किसी स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो उसकी रियल वैल्यू है, वो कितनी होनी चाहिए। किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं हम ये हम निकाल रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे, जो डिपेंड कर रहा है सप्लाई और डिमांड के। देखो, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि जो वॉर लाइक कंडीशन है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, उसके कारण जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो आपने सुना होगा कि वहां से जो शिप्स पहले ही बहुत इजीली पास होते थे, उसमें अब थोड़ा सा टेंशन आ रहा है। तो उसके कारण एलपीजी की सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है ना, बहुत कॉमन रीसेंट एग्जांपल। तो हो क्या रहा है, सप्लाई आपकी कम हुई और डिमांड आपकी बढ़ गई, तो प्राइसेस क्या होंगे, प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ठीक है, और इसके अगर अपोजिट होता, यानी कि सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और डिमांड बहुत कम होती है, तो क्या होता, प्राइसेस नीचे गिर जाते। ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के हम इंट्रिंसिक जो वैल्यू है या जो असली वैल्यू है किसी भी चीज़ की, वो निकाल सकते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस बोलता है कि अगर जो स्टॉक है वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर चल रहा है, तो वो क्या है, ओवर वैल्यूड है और वो उसका नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि वो नीचे गिरेगा। और वैसे ही अगर कोई भी शेयर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे है, तो वो अंडर वैल्यूड है और वो ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली डन बाय फंडामेंटल एनालिसिस, जो रीजन के बारे में बात करता है। इफ दिस इंट्रिंसिक वैल्यू इज अंडर द इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। देखो, द इंट्रिंसिक वैल्यू इज व्हाट द फंडामेंटल इंडिकेट समथिंग इज एक्चुअली वर्थ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जो मैंने अभी जस्ट समझाया। If this intrinsic value is under the current market price, then the market is overpriced and should be sold. If market price is below the intrinsic value, then what will happen? Then the market is undervalued and should be bought. ठीक है, now ये हमने ऑलरेडी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस टू मार्केट फोरकास्टिंग अटेम्प्ट टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, सेम ही प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना। क्या प्रॉब्लम है, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन प्राइसेस आर लाइकली टू मूव, यानी कि प्राइसेस किस डायरेक्शन में जाएंगे, वही तो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। दे जस्ट अप्रोच द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग तरीके से अप्रोच किया जा रहा है, बस यही डिफरेंस है फंडामेंटल और आपका टेक्निकल एनालिसिस पे। सो द फंडामेंटलिस्ट स्टडीज द कॉज ऑफ मार्केट एनवायरमेंट, मार्केट मूवमेंट, व्हाइल द टेक्नीशियन स्टडीज द इफेक्ट। तो यानी कि यहाँ पे हम फंडामेंटलिस्ट यानी कि जो फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, और टेक्नीशियन यानी कि जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं। तो जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कॉज ऑफ मार्केट मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो प्राइसेस मूव हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। ठीक है, और जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, जिनको टेक्नीशियन यहाँ पे बोला जा रहा है, वो क्या करते हैं, इफेक्ट, यानी कि मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है,
क्या असर हो रहा है, प्राइसेस कैसे मूव कर रहे हैं, उस पे फोकस करते हैं। क्यों वो प्राइसेस ऐसे हैं, इस पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है। द टेक्नीशियन ऑफ कोर्स बिलीव्स दैट द इफेक्ट इज ऑल व्हाट ही और शी वांट्स टू और नीड्स टू नो, एंड दैट द रीजन और द कॉज आर अननेसेसरी। तो जो टेक्निकल एनालिसिस पे कंप्लीटली रिलाई करते हैं, वो कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, वो फंडामेंटल्स पे उतना फोकस नहीं करते हैं। एंड द फंडामेंटलिस्ट ऑलवेज हैज टू नो व्हाई, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस पे जो कंप्लीटली रिलाई करते हैं, उनको जानना होता है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, क्या रीजन है। नाउ most traders classify themselves as either technician or fundamentalist. In reality, there is a lot of overlap. Many fundamentalists have a working knowledge of the basic tenets of chart analysis. At the same time, many technicians have at least a passing awareness of the fundamentals. तो देखो, यही यहाँ पे ऑथर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं, वो उनको थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस की भी नॉलेज होती है, और जो टेक्निकल एनालिसिस को पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, उनको फंडामेंटल्स की भी बेसिक नॉलेज होती है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें ओवरलैप करती है। ऑलराइट, नाउ द प्रॉब्लम इज दैट द चार्ट्स, ओके जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी स्क्रॉल इट अप। हम्म, हाँ, तो टॉप से देखेंगे, यहाँ पे क्या है देखो। द प्रॉब्लम इज दैट द चार्ट्स एंड फंडामेंटल्स आर ऑफ्टन इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। ठीक है, इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, जो चार्ट होते हैं और जो फंडामेंटल्स होते हैं। ऑलराइट, यूजुअली एट द बिगिनिंग of important market moves, the fundamentals do not explain or support what the market seems to be doing. यानी कि कोई भी मूव अगर स्टार्ट होने वाला है, तो उस टाइम पे फंडामेंटल्स इतना स्ट्रांगली नहीं बता पाते कि यहाँ से ये मूव आएगा। जैसे मान लो किसी स्टॉक का प्राइस अचानक से बढ़ने वाला है, तो फंडामेंटलिस्ट उस इनिशियल मूवमेंट के टाइम पे नहीं बता सकते कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या। बाद में रीजन जस्टिफाई हो जाता है, बाद में रीजन पता चल जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जब वो मूव स्टार्ट हो रहा होता है, उस टाइम पे पता करना कंपेरेटिवली ट्रिकी होता है। सो द फंडामेंटलिस्ट डू नॉट एक्सप्लेन और सपोर्ट व्हाट द मार्केट सीम्स टू बी डूइंग। इट इज एट दीज क्रिटिकल टाइम्स इन द ट्रेंड दैट दीज टू अप्रोचेस सीम्स टू डिफर द मोस्ट। और इसी टाइम पे जो फंडामेंटल अप्रोच होती है और जो टेक्निकल अप्रोच होती है, वो एक दूसरे से डिफरेंस में आते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यूजुअली दे कम बैक इनटू सिंक एट सम पॉइंट, बट ऑफ्टन टू लेट फॉर द ट्रेडर टू एक्ट। यानी कि बाद में हो सकता है कि दोनों अप्रोच सेम रिजल्ट पे आ जाए, बट स्टार्टिंग पे ऐसा नहीं होता है। और बाद में जब तक वो आते हैं, तब तक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा देर हो गई होती है, वो यहाँ पे ऑथर बताना चाह रहे हैं। वन एक्सप्लेनेशन फॉर दीज सीमिंग डिस्क्रिपेंसीज इज दैट मार्केट प्राइस टेंड्स टू लीड द नोन फंडामेंटल्स। ठीक है। Now, stated another way, market price acts as leading indicator of the fundamentals or the conventional wisdom of the moment. While the known fundamentals have already been discounted and are already in the market, prices are now reacting to the unknown fundamentals. Some of the most dramatic bull and bear market in history have begun with little or no perceived change in the fundamentals. By the time those changes become known, the new trend was well underway. तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे किसी भी जो हिस्ट्री में भी कोई बिल या बुर बुल या बियर रन आया था, उसके भी इनिशियल स्टेज पे फंडामेंटल्स से नहीं पता चल पाया था, क्योंकि फंडामेंटल में बहुत ऐसा डिफरेंस नहीं दिखा था जब वो बुल और बियर रन स्टार्ट हुआ था। बाद में जाके पता चल गया, लेकिन वो इतने देर में पता चला जब तक ट्रेंड खत्म हो चुका था। अल्टीमेटली हमने क्या करना है, ट्रेंड इज अ फ्रेंड, हमें ट्रेंड के साथ ही एंटर करना है, ट्रेंड को ही तो राइड करना है। यानी कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है, हमने स्टार्टिंग स्टेज में उसको पकड़ लिया, तभी तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मान लो आपको पता है कि एक स्टॉक का प्राइस 100 से 500 जाने वाला है, बट अगर आप उसको 490 में पकड़ोगे, तब कोई फायदा थोड़ी है। 10 मिलेगा हालांकि, छोटा सा प्रॉफिट, बट तब बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तो तब है जब आपने 100 से वो प्राइस 110 या 200 तक पहुंचा था, तब आपको पता चल गया कि हाँ, ये प्राइस ऊपर जाने वाला है, आपने खरीदा। तो जो 200 से 500 के बीच का गैप है, वही तो आपका प्रॉफिट है ना। ट्रेंड का आपको जल्दी पता चले तभी तो प्रॉफिट है, राइट। सो आफ्टर अ वाइल, और इसमें फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, ये यहाँ पे ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आफ्टर अ वाइल द टेक्नीशियन डेवलप्स इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन हिज और हर एबिलिटी टू रीड द चार्ट्स। द टेक्नीशियन learns to be comfortable in a situation where market movement disagrees with so called conventional wisdom. ठीक है। तो कई बार क्या होता है, मार्केट में जो मूव आ रहे होते हैं, वो फंडामेंटल डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो टेक्नीशियन यानी कि टेक्निकल एनालिसिस में इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला गया। ठीक है। नाउ a technician begins to enjoy being in the minority. He or she knows that eventually the reason for market action will become what? It will become कॉमन नॉलेज। ठीक है। तो वही तो है, अगर सबको पता चल जाएगा कि 100 से प्राइस 500 पहुंचने वाला है, तो सभी खरीद लेंगे, राइट। और हमने
हमें पता है कि मार्केट में बाय और सेल होने के लिए अगर हम कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं तो वहाँ पे एक सेलर का होना भी ज़रूरी है। अगर हम कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं तो बायर का होना भी ज़रूरी है। अगर नॉलेज इतनी कॉमन हो जाएगी कि सबको पता है कि 100 से प्राइस पास हो जाने वाला है तो बहुत ईजिली बायर्स और सेलर नहीं मिलेंगे। टोटल मिला के बात इतनी कि वॉल्यूम वहाँ पे कम हो जाएगी अगर इतना ईजिली सब आइडेंटिफाई कर पाते तो वही बोल रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस से जो माइनॉरिटी होती है यानी कि कम लोगों को ही पता चल पाता है कि एक्चुअल में जो मूव आने वाला है, राइट? और इसीलिए उनके जीतने के चांसेस बेसिकली बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, सो इट इज जस्ट दैट टेक्नीशियन इजंट विलिंग टू वेट फॉर दैट एडेड कंफर्मेशन। ओके, अब सिमिलर सिचुएशन को मैं दोबारा समझाता हूँ कि 100 से प्राइस पास हो जाने वाला है, सबको थोड़ा बहुत पता चल गया, लेकिन सबने सेम जगह पे एंट्री नहीं बनाई। किसी ने 100 पे प्राइस स्टार्ट मतलब मूव स्टार्ट हुआ तो 110 पे एंटर कर लिया। किसी ने मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट किया और 300 करीब पे एंटर किया। किसी ने मतलब बहुत ज़्यादा वेट किया, 450 पे ऐड किया अपनी पोजीशन। तो इस केस में हुआ क्या अल्टीमेटली, सबके प्रॉफिट डिफरेंट हो गए ना। जिसने 110 पे एंटर करके 500 में निकाला उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, जिसने 300 में करा उसका कंपेरेटिवली कम, जिसने 450 में करा उसका और कंपेरेटिवली कम। अभी तो मैं सिर्फ एंट्री के बेसिस पे ही बता रहा हूँ, बट एग्जिट के बेसिस पे भी तो हो सकता है ना। सबने जरूरी थोड़ी है कि एक ही जगह अलग अलग जगह पे एंट्री करी लेकिन एग्जिट एक ही जगह करा। एग्जिट भी अलग अलग जगह होता है। तो वही यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? इन accepting the premises of technical analysis, one can see why technician believes their approach is superior to the fundamentalist। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल जो एनालिसिस है उससे कंपेरेटिवली ऊपर माना जाता है। एटलीस्ट जो टेक्नीशियन है वो ये बिलीव करता है। If a trader had to choose only one of the two approaches to use, the choice would logically have to be technical, right? अगर आपने एक ही अप्रोच के साथ जाना है तो टेक्निकल के साथ जाना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिकॉज बाई डेफिनेशन द टेक्निकल अप्रोचेज इंक्लूड्स दी फंडामेंटल, यानी कि जब आप टेक्निकल अप्रोच को लेके चल रहे हो तो थोड़ा सा उसमें फंडामेंटल पार्ट भी इंक्लूड होता है। If the fundamental are reflected in the market price, then the study of those fundamentals become unnecessary। क्योंकि जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि मार्केट में अभी क्या मूव आ रहा है, मार्केट एक्शन को आप देख रहे हो कंप्लीटली, जिसमें फंडामेंटल्स भी हैं, राइट? तो इसीलिए फंडामेंटल्स को अलग से पूरा पढ़ना वो उतना नेसेसरी नहीं होता है। यहीं यहाँ पे ये ऑथर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चार्ट रीडिंग बिकम्स अ शॉर्टकट फॉर्म ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है? The reverse, however, is not true. Fundamental analysis does not include a study of price action. It's possible to trade financial markets using just the technical approach। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट को जस्ट टेक्निकल अप्रोच से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। इट इज डाउटफुल दैट एनीवन कुड ट्रेड ऑफ द फंडामेंटल्स अलोन विद नो कंसिडरेशन ऑफ द टेक्निकल साइड ऑफ द मार्केट। बट सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे, वो भी अगर मैं आपको एक कंडीशन और लगा के दूं कि शॉर्ट टर्म में आप मार्केट में ट्रेड कर ही नहीं सकते, वो बहुत ट्रिकी हो जाएगा अगर आप टेक्निकल साइड को कंप्लीटली असाइड कर दोगे। बट इट इज पॉसिबल अदर वे अराउंड, यानी कि टेक्निकल को लेके अगर आप चलोगे तो हो सकता है कि आप सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे एंट्री बना लो, अपनी एंट्री एग्जिट प्रॉफिट वगैरह भी बुक कर लो। ठीक है, नाउ ये तो हमने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे फोरकास्टिंग यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको कंपेयर कर लिया। अब हम बात करेंगे एनालिसिस वर्सेस टाइमिंग। दिस लास्ट पॉइंट इज मेड क्लियरर if the decision making process is broken down into two separate stages, analysis and timing. Because of the high leverage factor in the future market, timing is especially crucial in that arena। कभी भी आपने देखा होगा, हम सोचते हैं कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है उसमें वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, बट क्या एक्चुअल में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है या फिर लेवरेज के ज़्यादा होने के कारण हमें ऐसा लगता है? ये भी एक फैक्टर है जो अभी हम आने वाले टाइम पे समझेंगे, ठीक है? तो जनरली कंसिडर किया जाता है कि लेवरेज, ये तो कंसिडर नहीं किया जाता बेसिकली, ये तो फैक्ट ही है कि जो फ्यूचर्स मार्केट होते हैं उसमें लेवरेज कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है इक्विटी के कंपैरिजन में, राइट? और टाइमिंग बहुत क्रूशियल होती है इस अरीना में। क्यों? क्योंकि लेवरेज ज़्यादा होगा, यानी कि आप 10 रुपए देके अगर 100 रुपए की चीज़ खरीद रहे हो तो उसमें लॉस भी 100 होने के चांसेस है ना। लेवरेज का मतलब क्या है, जितनी आपके पास अमाउंट है आप उससे ज़्यादा वैल्यू की जो चीज़ है उसको खरीद सक रहे हो। ये फ्यूचर मार्केट्स में पॉसिबल है, ज़्यादा हाई लेवरेज मिलता है। 10 की 10 रुपए देके आप 100 की चीज़ खरीद रहे हो, लेकिन जब अगर मार्केट आपके अपोजिट आएगा तो वो 100 रुपए जाने के चांसेस बहुत जल्दी है ना। और वैसे ही 100 रुपए बनने के चांसेस भी कंपेरेटिवली क्या है, आप जल्दी बना सकते हो। सो दैट इज वाई
जो फंडामेंटल्स होते हैं, या हम बोलें कि जो फंडामेंटल होते हैं फ्यूचर मार्केट के, या जो फ्यूचर मार्केट जनरली परसीव किया जाता है, वो हाई वॉलेटाइल किया जाता है परसीव। जैसे आजकल बहुत ट्रेंडिंग आपने देखा होगा कि 5 मिनट में इतने रुपए बना दिए, 10 मिनट में 1 लाख बना दिए, ये बना दिया। तो वो तो लूअर करने के लिए भी होता है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए भी होता है, बट रियल में इसके पीछे अगर रीजन आप ढूंढने जाओगे तो वो हाई लेवरेज ही होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई लेवरेज फैक्टर इन द फ्यूचर मार्केट, टाइमिंग इज स्पेशली क्रूशियल इन दैट एरिना। तो इसीलिए आपकी राइट एंट्री, पिन पॉइंट एंट्री बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लो आप हाई लेवरेज के साथ गलत एंट्री बना लो और वहां से प्राइस थोड़ा सा भी नीचे आ गया, तो आपके लॉस ज्यादा होने के चांसेस है। इसीलिए टाइमिंग बहुत क्रूशियल होती है, वही हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल टू बी करेक्ट ऑन द जनरल ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड स्टिल लूज मनी। तो हो सकता है कि आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन आपकी गलत एंट्री के कारण आप फिर भी, अब ट्रेंडिंग मार्केट पता होने के बावजूद भी आप मनी लूज कर सकते हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मान लो आपको पता है कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट एक स्ट्रेट पॉइंट में ऐसे ऊपर चल जाए, ऐसा नहीं होता। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, कुछ नए कुछ सेलिंग होगी, और फिर नए बायर्स आएंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा अगर अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो मार्केट ऐसे ही करके ऊपर जाएगा, सीधे एक ऐसे सीधे नहीं चले जाएगा, राइट। तो वही यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो आपको पता है कि ट्रेंड, अप ट्रेंड तो ऊपर की तरफ ही है, लेकिन आपने एंट्री करी जब मार्केट हल्का सा नीचे की तरफ आ रहा था। तो उस टाइम पे जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, अगर आपने एंट्री करी और वहां से थोड़ा सा नीचे और आ गया, तो आप जो अपना लॉस बढ़ता हुआ देखोगे ना, उसके कारण आप जल्दी से एग्जिट कर दोगे। गलत एंट्री आपको बहुत जल्दी लॉस में ला सकती है, और ये एक मेन रीजन है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में लॉस होने का। ठीक है, नाउ इसलिए टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। इट इज quite possible to be correct on the general trend of the market and still lose money because margin requirements are so low in future trading, usually less than 10%। ठीक है, यानी कि 10%, जैसे आप 100 रुपए की चीज खरीदना चाह रहे हो तो 10 से भी आपने कम रुपए देने पड़ेंगे और आप वो खरीद सकते हो फ्यूचर मार्केट में। A relatively small price move in the wrong direction can force the trader out of the market with the resulting loss of all or most of that margin। तो मान लो आपने खरीदी 10 रुपए से कम दे के 100 रुपए की चीज, और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया, तो वो 100 रुपए बहुत जल्दी जा भी सकते हैं। इसीलिए वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, in stock market trading, by contrast, a trader who finds him or herself on the wrong side of the market can simply decide to hold on to the stock, hoping that it'll stage a comeback at some point। ठीक है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या जनरली इक्विटी ट्रेडिंग बोले, या आप बोलोगे शेयर पे जो ट्रेडिंग होती है, उसमें अगर मान लो आपने एंट्री बनाई और थोड़ा सा नीचे भी आ गया, तो आप उसको थोड़ा होल्ड कर सकते हो कि हाँ अभी नीचे आ रहा है लेकिन ये ऊपर जाएगा, तो वहां पे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में ये लग्जरी नहीं होती है। फ्यूचर ट्रेडर्स डजंट हैव दैट लग्जरी। अ बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी डजंट अप्लाई टू द फ्यूचर एरिना। Both the technical and fundamental approach can be used in the first phase, the forecasting process. However, the question of timing of determining specific entry and exit points is almost purely technical। तो यानी कि आप फ्यूचर्स मार्केट में स्पेशली या ऑप्शंस मार्केट में स्पेशली फंडामेंटल अप्रोच पे कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, 100% भरोसा नहीं कर सकते। स्टार्टिंग की प्रोसेस में कर सकते हो, जहाँ पे आप ऐसा बोलूं कि देखना चाह रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, यानी कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो पता लगाने के लिए आप कर सकते हो। बट एंट्री, एग्जिट, कितने पॉइंट आप ले रहे हो, ये सब आपको कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड करना पड़ता है। देयरफॉर कंसीडरिंग द स्टेप्स द ट्रेडर मस्ट गो थ्रू बिफोर मेकिंग अ मार्केट कमिटमेंट, it can be seen that the correct application of technical principle becomes indispensable at some point in the process, even if fundamental analysis was applied in the earlier stages of the decision। तो यानी कि आपने टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। टाइमिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन एंड इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक मार्केट सेक्टर एंड इंडस्ट्री ग्रुप्स एज वेल। ठीक है, तो हमने समझा कि टाइमिंग फ्यूचर्स में तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है ही, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट में या जनरली जहाँ पे आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो, जो किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी आपकी राइट जो टाइमिंग है वो मैटर करती है, बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। अब फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाए। ऐसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझते हुए चलते हैं। ठीक है, एंड वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड
adaptability of technical analysis, and also make sure that you are answering one very interesting question waiting for all of you in the chat section. ठीक है, chat में आपके लिए एक बहुत interesting question wait कर रहा है, तो आप उसको please answer करो, and एक बार जल्दी से आप revise भी कर लेना ताकि आपको चीज़ें clarity मिल जाए. ठीक है, and we'll continue with this series later on. Till then, stay healthy, stay safe. Thank you so much, universe. Thank you so much, Radharanji. Peace out.